मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मटेरियल्स में कहाँ से आती है कोई जवाब? यस, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से आती है। ठीक है, सही जवाब है। कहाँ से पढ़ा था? केमिस्ट्री में पढ़ा था, फिजिक्स में भी पढ़ लो आज। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि मूविंग चार्ज यानी कि करंट जहाँ भी होगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, करंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। अगर सिंगल चार्ज पार्टिकल मोशन में है हाई स्पीड से तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लोइंग चार्ज के जैसा माना जा सकता है, यानी करंट के जैसा मान सकते हैं। और सारे मैटर हमें पता है एटम से बने, और एटम बने हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बेसिकली। और भी चीज़ें हैं बट बचपन में इतना ही काफ़ी है। तो एटम में होता है एक न्यूक्लियस और रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये भी बचपन वाला मॉडल है एटम का। आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो बोलोगे हमें गलत पढ़ाया गया। गलत नहीं पढ़ाया गया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। बचपन में ही तुमको पढ़ाने लग जाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, गलत नहीं है, ये लिखा भी मिलेगा कुछ बुक्स में कि बोर का एटॉमिक मॉडल गलत है, बट जिस समय मॉडल प्रपोज किया गया यही बेस्ट था। मॉडल का मतलब होता है आइडिया कि एटम कैसा होगा, प्रिडिक्शन। ठीक है, पहले तुम्हें पता ही है, पहले था किसका था एटॉमिक मॉडल सबसे पहले? थॉमसन। थॉमसन से पहले भी था डाल्टन। डाल्टन का मॉडल था। उनके हिसाब से एटम एक पार्टिकल है, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल के बाद रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद बोर का मॉडल, उसके बाद समरफेल्ड्स मॉडल। ऐसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। बाद में पता चला कि हाँ ऐसा ऑर्बिट जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है। बट बहुत सारे जो फिनोमेना है वो इस मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक ये भी है मैग्नेटिज्म। तो सपोज ये एटम है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक सर्कुलर करंट के जैसा इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो सर्कुलर करंट जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और उसमें ऐसे करंट जा रहा है तो इसकी वजह से यहाँ सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ऐसे आता है, यानी कि ये इसका नॉर्थ डायरेक्शन होगा। बैक साइड से देखेंगे तो साउथ हमें दिखाई देगा। उस दिन पेपर में हमने बनाया था एक लूप को दोनों साइड से देखा, तो यानी कि ये एक सर्कुलर लूप मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सर्कुलर लूप में चल रहा है, यानी कि करंट को करस्पॉन्ड करता है ये। ठीक है, करंट को रिप्रेजेंट करता है, बट करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के डायरेक्शन के अपोजिट माना जाता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है उस डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मानते हैं। बट इलेक्ट्रॉन को हमने इधर लिया है, बट इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा, जिस करंट को रिप्रेजेंट करता है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। ये करंट का बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ हमारे पास चार्ज है ई, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टाइम कितना लगता है इसको एक चक्कर लगाने में, कितना टाइम लगता है? वो हो जाएगा चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो करंट जो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से हमें मिलेगी वो ये होगी EV/2πr। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया है। डाइपोल का मतलब दो अपोजिट नेचर के एंड्स। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है पॉजिटिव नेगेटिव एट द अपोजिट एंड्स, यहाँ पे होता है नॉर्थ एंड साउथ एट द अपोजिट एंड्स। तो इस तरफ से देखेंगे तो नॉर्थ दिखेगा, बाहर फील्ड लाइन निकल रहा है। बैक साइड से देखेंगे तो फील्ड लाइन एंटर कर रहा है, यानी कि साउथ। तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा है। इसमें भी और डिस्कशन भी होगा आगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल अगर बन गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमने कल पढ़ा था IA, कल ही पढ़ा था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? करंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है इनटू एरिया। कल पढ़ा था ना, टॉर्क इक्वल टू mv sin थीटा।
टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, कल ही पढ़ा था ना। तो वहाँ से अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन देखें तो वह आई इंटू ए। तो इस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। तो आई इंटू एरिया, जो जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर लूप बन रहा है उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो करंट आर क्या चीज होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो आर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक करंट लूप के जैसा दिखाई दे रहा है। तो करंट लूप का अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, करंट इनटू एरिया। तो करंट कितना है हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ई वी बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ई वी आर बाय 2। ठीक है, ई वी आर बाय 2। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू a revolving electron when the radius of the orbit is r, EVR by 2। यहाँ तक समझ आया, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, इसी को थोड़ा डिस्टॉर्ट करके लिख दिया जाता है, कभी EV/2R लिख दिया जाएगा, कभी VR/2E, ऐसे उल्टा सीधा करके 4 ऑप्शन बना देते हैं और उनमें से तुम्हें पहचानना होता है कि कौन सा सही है। तो इतना इजी क्वेश्चन जेई में तो नहीं आता है, बट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है। तो दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसमें और भी एसोसिएटेड कुछ डिस्कशन है, वो भी कर लेते हैं। अगर हम बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट इज nh/2 एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू mvr। याद आ रहा, बोर ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr हो, और ये mvr nh/2 के बराबर होना चाहिए। mvr तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन ही है, कुछ याद नहीं है, 11th क्लास में पढ़ा था ना, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कितना आ जाएगा, आर इंटू पी, यानी कि आर इंटू एम वी, यानी कि एम वी आर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल मोशन 11th क्लास में था ना चैप्टर, वहाँ पे था ये। ठीक है, तो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी इक्वल टू nh/2 अगर इन दोनों का रेशियो निकालें, म्यू बाई एल, ठीक है, दिस रेशियो is very important again for the competitive exams. This is known as gyromagnetic ratio, gyromagnetic ratio। ठीक है, इसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, म्यू बाई एल। तो म्यू कितना है, EVR/2, और एल कितना है, MVR। तो कितना आ जाता है, E/2m। और अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E/m। E/m को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज का आधा होता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इधर उधर थोड़ा इसी को कर देते हैं और फिर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट जायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होता है वो पूछने के बजाय स्पेसिफिक चार्ज के साथ रिलेशन लिखते हैं, किसी में उसका डबल कर देंगे, किसी में आधा कर देंगे, किसी में 4 टाइम्स कर देंगे, और 4 ऑप्शन बन जाएंगे ऐसे। फिर तुम्हें पहचानना होगा कौन सा सही है, 1/2 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हुआ जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसी से रिलेटेड, इन्हीं एक्सप्रेशंस को इधर उधर करके बनाया जाता है। म्यू इक्वल टू EVR/2 है, इसमें जो VR है, VR की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें, यहाँ से, तो क्या आ जाएगी, E/2 VR की वैल्यू, VR की वैल्यू क्या आएगी, NH/2m।
पाई भी होगा। तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाता है, एन ई एच बाय 4 पाई एम। ठीक है, ये भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही है, इसको हमने प्लैंक्स कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास के टर्म्स में लिखा है। और एन क्या चीज होता है, बोर्स थ्योरी अगर याद करो तो एन होता है पॉसिबल ऑर्बिट। कौन सा वाला पॉसिबल ऑर्बिट है। ठीक है, पॉसिबल ऑर्बिट का मीनिंग क्या है, आई थिंक पता होगा, नहीं पता है तो एटम वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे उसको। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू 1 हो, फॉर n इक्वल टू 1, म्यू आ जाता है ई एच बाय 4 पाई एम। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, ये भी एग्जाम में आता है 1 मार्क में, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ई एच बाय 4 पाई एम। तो यहाँ पे बहुत सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन बन गए हैं, इनको तुम्हें याद रखना है सिंपल, बट रिलेशन कैसे उनका निकालना है ये तुम्हें याद रहना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए वो ये है कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करता है, क्योंकि वो करंट के इक्विवेलेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हुआ कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऐसे ही रिवॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि हर एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबका अपना अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। सबका मैग्नेटिक मोमेंट ऐड अगर हो गया तो उस एटम का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगर इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वेक्टर है, कल ही पढ़ा था, m इक्वल टू आई ए जो यहाँ लिखा हुआ था, m इक्वल टू आई ए, ये हमने कल पढ़ा था। मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द रिलेशन। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, कल डिस्कशन हुआ था। m का डायरेक्शन a वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। a वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, राइट हैंड से। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर एंड दैट ओनली विल बी द डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर। यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हम निकालेंगे किसी मैग्नेट का या कोई भी ऐसा सिस्टम जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, तो वो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज, बट ये जिस करंट की इक्विवेलेंट है वो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया यहाँ तक। यानी कि हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से उस एटम का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। बट तुम्हें याद होगा